इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ओवैसी पर हमले के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। एफआईआर की कॉपी आज तक के पास है। इसके मुताबिक सचिन ने मेरठ के रहने वाले एक शख्स आलिम से पिस्तौल ली थी, लेकिन उसे अपना इरादा नहीं बताया था। हथियार मुहैया कराने के मामले में पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में भी ले लिया है। सचिन ओवैसी के भाषणों से नफरत करता था और उनका कत्ल करना चाहता था। उसने गोली भी कत्ल के इरादे से ही चलाई थी, लेकिन सचिन के मुताबिक ओवैसी नीचे झुक गए। सचिन के मुताबिक कई दिन से हत्या की साजिश वो रच रहा था। कई सभाओं में गया, लेकिन भीड़ के कारण मर्डर नहीं कर पाया। मेरठ में भी वो ओवैसी की मीटिंग में गया, लेकिन गोली नहीं चला पाया। इसके बाद पिलखवा टोल पर उसने हमला किया। तो ये जो कॉपी है, ये हमारे पास है और इसमें तमाम बातें जो लिखी गई है, उसने साफ तौर पर सचिन ने अपना कबूलनामा यहां पर दिया है। सचिन यही वो शख्स है जिसने गोली चलाई थी अजदुद्दीन ओवैसी की कार पर, जिसमें उसने साफ तौर पर कई बातें कही है। तो ये एफआईआर की कॉपी आज तक के पास है और उस एफआईआर की कॉपी में देखिए उसने किस तरह से कबूलनामा किया है। अपने मेरठ के दोस्त आलिम से इसने पिस्टल ली। 9mm की पिस्टल थी, लेकिन आलिम को नहीं बताया था कि ये क्या करना चाहता है। अपने दोस्त शुभम के साथ मिलकर साजिश रची। मेरठ की रैली में ओवैसी का कत्ल करने गया था। इससे पहले भी कई बार इसने कोशिश की, लेकिन भीड़ के कारण गोली नहीं चला पाया। यह साफ तौर पर सचिन ने अपने कबूलनामे में बात कही है। मुझे पता चला कि ओवैसी दिल्ली जाएंगे, मैं पिलखवा टोल पर पहुंच गया। देखिए कैसे कैसे वो बता रहा है कि उसने आगे षड्यंत्र, पूरी साजिश रची, लेकिन ओवैसी नीचे झुक गए। ओवैसी जो है वो कार में बैठ गए और सचिन को देख लिया था और वो नीचे झुक गए। मुझे लगा कि गोली उनको लग गई है। तो सचिन को यह लगा कि गोली उनको लग गई है, मैं वहां से भाग गया। ओवैसी कह रहे हैं कि उन पर साजिश के तहत हमला हुआ, लेकिन कम से कम दो पार्टियों ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सियासी फायदे के लिए यह ड्रामा किया गया। ओवैसी जी के ऊपर हमला होता है यहाँ, क्यों? इतने साल में कभी उनके ऊपर हमला नहीं हुआ, खुलेआम घूमते रहे। तो वो भी थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझ लेनी चाहिए, कैसे और क्यों। तो आप ओवैसी जी पे हमले को राजनीति मानते हैं? मैं मानता हूं, जिसने भी किया है या करवाया है उसका कोई ना कोई मकसद है। हमला दुखद है, हमला किसी पर भी हो वो दुखद है, लेकिन अगर हमला सोची समझी रणनीति से हो। हमला करने वाले कौन हैं? भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं। उनकी तस्वीरें किनके साथ हैं? उप मुख्यमंत्री के साथ हैं, केंद्रीय मंत्रियों के साथ हैं। तो ये बीजेपी सरकार ने हमला कराया है जानबूझ करके कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण हो जाए। इसकी जांच होनी चाहिए। जांच तो पुलिस करेगी, बाद में निकलेगा, लेकिन जनता ने जांच कर ली है कि ये मिली भगत ए टीम बी टीम का साझा समझौते की फायरिंग है। और देखिएगा जब जांच होगी तो यही निकलेगा। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि कल नामांकन और आज घर घर प्रचार। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। आज प्रचार की शुरुआत उन्होंने गोपाल मंदिर में राधा कृष्ण की पूजा अर्चना के साथ की। फिर वो गुरुद्वारा पहुंचे और वहां पर उन्होंने मत्था टेका। साथ ही साथ सिख समुदाय के लोगों के साथ उन्होंने बातचीत की। कई लोगों के घर भी गए, डोर टू डोर कैंपेन किया, गलियों में वोट मांगने उसके बाद निकले। तो तमाम तस्वीरें आपको दिखाते हुए, और कहीं ना कहीं ये तस्वीरें एकता मंच से आपको बता दें कि भाईचारे और सौहार्द की बात की, और ये तस्वीरें ये दिखाने की कोशिश की समुदाय, हर एक समुदाय के लोगों को साथ लेकर चलना लक्ष्य है। पिछली सरकारों ने अपने लिए सोचा था, उन्होंने व्यापक समाज के बारे में नहीं सोचा। वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करना चाहते थे, दंगा फसाद करना चाहते थे, व्यापारियों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या अराजकता थी, कैसे ये लोग अव्यवस्था का कारक बनते थे। लेकिन आज हम कह सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में न केवल कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रित किया गया, बल्कि पलायन जैसी बुराइयों को भी रोक लगा करके जो व्यापारी
उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए थे, उन्हें वापस उत्तर प्रदेश के अंदर ला करके वे अपना व्यवसाय कर रहे हैं, सम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ। बेटियां स्कूल जा रही हैं। हर माता, हर बहन अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। ये हम सब के लिए एक अवसर है। 5 वर्ष का प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी सरकार का कार्यकाल पूरे प्रदेश की छवि को बदलने, वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए अपने को गौरव से कहने के लिए कि हम भी उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम भी गोरखपुर के नागरिक हैं, इस दृश्य बताने के लिए आज बहुत कुछ मौजूद है। न केवल सुरक्षा का एक वातावरण मिला है, बल्कि हर एक फील्ड में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो सुरक्षा का, विकास का या फिर समाज के हर एक तबके के सम्मान का एक अभियान है, ये रुकना नहीं चाहिए, थमना नहीं चाहिए, ये अनवरत बने रहना चाहिए। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। तो समाज के हर तबके की बात आज योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर की और वही तस्वीरें सामने भी आई। एक तरफ योगी तत्कालीन एसपी सरकार पर जमकर वार कर रहे हैं, तो थोड़ी देर पहले आपको बता दें अखिलेश यादव ने चुन चुनकर हर सवाल का जवाब भी दिया और यह भी कहा कि बीजेपी का इस बार सफाया होना तय है। सुना है झांसी में मिसाइल बनाना चाहते थे, अभी वहां मिसाइल नहीं बन पाई है, और अलीगढ़ में भी कुछ डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से कुछ बना रहे होंगे। सुना है कि तोप बनाना चाहते हैं यहां पर, लेकिन कहां है डिफेंस कॉरिडोर? ये कानून व्यवस्था का जो ढोंग, जो प्रचार कर रहे हैं, इनकी कानून व्यवस्था आपने, हमने बहुत बार देखी है। हाथरस की बेटी को किस तरीके से उसके परिवार के लोग न्याय चाहते थे, सम्मान के साथ दाह संस्कार करना चाहते थे। इस सरकार के लोगों ने क्या किया बाद में? और आज देश में कस्टोडियल डेथ में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी को दिए तो उत्तर प्रदेश को दिए। और हमारे मुख्यमंत्री तो ऐसे थे जिनके ऊपर न जाने कितने मुकदमे थे, डिप्टी सीएम न जाने कितने मुकदमे थे, और ये कमाल के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खुद के मुकदमे वापस ले लिए, डिप्टी सीएम ने अपने वापस ले लिए। मैंने गर्मी वाले में तो यही कहा कि हमारे मुख्यमंत्री का कंप्रेसर है क्या? हमारे मुख्यमंत्री का कंप्रेसर। और ये सवाल गर्मी का नहीं है, सवाल गर्मी का नहीं है, सवाल ये है कि यहां पर रोजगार और नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये गर्मी निकालना चाहते हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो नौकरी निकलेगी। जवान जो पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, पुलिस भर्ती के लिए नौकरी निकलेगी। आपको बता दें कि गोरखपुर में सिख समुदाय से योगी की बातचीत के बाद आज तक ने समुदाय के लोगों से बातचीत करके ये जानने की कोशिश की कि क्या उनके मुद्दे हैं और यूपी सरकार से वो क्या चाहते हैं। ये बताइए कि मुख्यमंत्री आज पहुंचे थे, क्या विषय थे, क्या बातचीत हुई, किन चीजों पर आज उनका पूरा फोकस? देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी से सिख समाज के यहाँ 3 गुरुद्वारा साहब हैं, गुरुद्वारा मोहद्दीपुर साहब, गुरुद्वारा पैडलेगंज, गुरुद्वारा जटाशंकर साहब, उनके प्रधान साहब और पंजाबी समाज से, गोपाल मंदिर से, इन सबके से एक संवाद का कार्यक्रम यहाँ आयोजित था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः जो उनके सरकार के द्वारा कृत्य किए गए हैं तो उनका ध्यान, हम लोग को ध्यान आकृष्ट कराया। वास्तव में जितना हम लोग को सम्मान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है, सबसे पहले पूरे भारत में साहिबजादा दिवस घोषित करके गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चारों साहिबजादों की शहादत को नमन करने का कार्य जो किया है, तो सिख समाज उनके लिए आभारी है। उस विपक्ष कह रहा है कि सिख समुदाय की नाराजगी है बीजेपी सरकार से। लखीमपुर में जो हुआ तमाम घटनाएं, आपको लगता है कि किस तरीके का कुछ है माहौल? सर, विपक्ष का काम ही है अपोजिट बोलना, लेकिन हम लोगों को देखना है सबका साथ सबका विकास, जो योगी जी ने विकास किया है। आपको लगता है कि कोई नाराजगी नहीं है? कोई नाराजगी नहीं है, सिर्फ उसमें अपोजिट तत्व शामिल हैं, इसलिए उसको हाईलाइट किया गया है। आप बताएं, सिखों के मुद्दे पर रंजीता रहे हैं? जी बिल्कुल रहे हैं। जो योगी जी ने जो भी सिखों के लिए किया है वो बहुत उनका लाभ, शुभकामनाएं उनको। ये इतने सालों से हम लोगों की मांग थी, 4 साहिबजादा दिवस उन्होंने घोषित किया,
सीएम आवास पे कभी भी प्रकाश उत्सव नहीं मनाया जाता था, उसको मनाया गया। हम सिखों की प्रॉब्लम को वो अच्छे से सुनते हैं, उसका निस्तारण करते हैं। एक जो विपक्ष का लगातार सवाल था कि लखीमपुर की घटना को लेकर के किसान आंदोलन लंबा चला, तमाम जितने लोग थे सिख समुदाय से लेकर जाट समुदाय के जुड़े थे, आपको लग रहा है कि इन चुनाव में उसका असर दिखेगा? इस चुनाव में उनका असर नहीं दिखेगा। सिख संप्रदाय वो चीज भी देखता है, लेकिन उसके साथ जो भाजपा सरकार योगी महाराज जी ने सिख संप्रदाय के साथ शुरू से किया हुआ, सिख संप्रदाय उसको भी नहीं भूला है। आज आजादी के बाद पहली बार सिख संप्रदाय को ये पता चला है कि वो भी अल्पसंख्यक समुदाय से है, उसको भी जो सुविधाएं मिलती हैं वो भाजपा सरकार के योगी महाराज की सरकार में यूपी के सिख समुदाय को मिली है। आज तक हम लोग को कुछ भी नहीं मिला है। आज तक जो भी फंड आते थे मस्जिदों के निर्माण में जाते थे, कब्रिस्तानों में जाते थे। भारतीय जनता पार्टी की सुशासन की सरकार है, विकास के मुद्दों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से हम लोग 300 का आंकड़ा फिर हम क्रॉस करने जा रहे हैं। विपक्ष तो पूरा मुद्दा विहीन है, कोई मुद्दा नहीं है। उनके राज में जो गुंडे माफिया यहाँ पे पल रहे थे वो उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए हैं। निश्चित रूप से योगी जी की सरकार पुनः बनने जा रही है। क्या समाज जुटा हुआ है या एक है? क्या बीजेपी का काम दिख रहा है यहाँ पर? ऐसा है कि कई जगह दिखता है, जो दिखता है वो बिकता भी है। इनका अगर दिखता है तो वोट मिलेगी। गोरखपुर की भी तस्वीर बदली है 5-6 सालों में यहाँ का। हाँ, गोरखपुर में डेवलपमेंट हुआ है, गोरखपुर में डेवलपमेंट हुआ है, रोडें बनी है, सड़कें बनी है, लेकिन मेन जो युवाओं का जो मेन चीज है रोजगार, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और पंजाब में कांग्रेस के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। बागी सुर दिखाते आ रहे मनीष तिवारी को स्टार प्रचारक लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। इस पर क्या कहना है मनीष तिवारी का, आज तक ने उनसे खास बातचीत की है। सर, ट्वीट से तो ऐसा लगा कि आप नाराज हैं। आपने कहा कि आपको हैरानी होती अगर आप स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में होती, इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका वही मतलब है जो ट्वीट कहता है कि मुझे अचंबा होता अगर मेरा नाम उस सूची में होता, मुझे कोई आश्चर्य यानी आप नाराज हैं? नहीं, मेरी कोई नाराजगी नहीं है। जहां तक मुद्दों का सवाल है वो मुद्दे सार्वजनिक हैं, वो आज के नहीं हैं, वो पिछले 20 महीने के हैं। ऐसा भी है कहीं कि पार्टी हाईकमांड अपने पुराने लीडर्स जो ट्रस्टेड चेहरे हैं उनको कहीं ना कहीं निगेट कर रही है, उन्हें साइडलाइन कर रही है, और जो एक पावर टसल है उसको भी हमने देखा है कि किस तरह से सॉल्व नहीं कर पा रही है। अभी नाम अनाउंसमेंट की भी बात चल रही है। तो आपको लग रहा है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो अब ओवरवेल्म कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को और उसका नतीजा कहीं ना कहीं भुगतना भी पड़ सकता है पार्टी को? देखिए, लिस्टों में या सूचियों में शामिल होकर कोई लीडर नहीं बनता, कोई नेता नहीं बनता। कभी कभी ऐसे लोग भी सूचियों में शामिल हो जाते हैं जिनके कहने के ऊपर उनकी घरवाली भी वोट नहीं डालती। तो इसलिए सूचियों से कोई नेता नहीं बनता है। पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री उम्मीदवार का ऐलान कल होना है। सूत्रों के मुताबिक चन्नी आगे हैं, लेकिन इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। सिद्धू ने एक एक करके हमला करना शुरू कर दिया। पंजाब ਨੂੰ कोई योग बंदा, योग्यता वाला बंदा, ईमानदारी वाला बंदा, निष्ठा वाला बंदा, प्लान वाला बंदा, नीतियां वाला बंदा, अच्छी नीयत वाला बंदा उत्ते चाहिए। जे उत्तों ईमानदारी शुरू होएगी तो थले तक आएगी, उत्तों बेईमानी शुरू हुई है तो हाले तक बेईमानी चलती रही है। फिल्म का हीरो कौन है ये जी जनता देख रही होंगी ना, फिल्म वो तय करती है। फिल्म फ्लॉप होंगी है तो वही फिल्म ब्लॉकबस्टर भी बनती है। ब्लॉकबस्टर या फ्लॉप करना पंजाब के लोगों का हक है। लोगों का सवाल यह है कि सानू इस किचड़ चो कढ़ेगा कौन, सानू इस दलदल चो कढ़ेगा कौन, एक फिर किद्दां कढ़ेगा। यह भी मैं ही पूछण लाया भी भाई ਉਹਦੇ ਕੋਲ रोड मैप की है, फिर लागू करन दी ईमानदारी नैतिकता की ताकत किहदे कोल है। जिहड़ा इस माफिया का हिस्सा है बेटा मैनू दस, कोई कंपीटिशन कांग्रेस नूं दुनिया च कोई नहीं हरा सकता, कांग्रेस खुद नूं हरा सकती। याद रखी बेटा, स्ट्रक्चरली कांग्रेस पंडित जवाहर लाल नेहरू के टाइम की पार्टी है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मैं हुण तैनूं दसना चाहना, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मेरी वाइफ ने जित्ती पर वो रब दी मेहर सी। 2 कैंडीडेट कांग्रेस दे सी, एक नूं 26,000 रुपईया, दूजे नूं 26,000 रुपईया, दोनों दी इकट्ठियां कर ले 52,000, ਉਹਨੂੰ ਪਈਆਂ 34,000, ਉਹ बीजेपी ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ गई। मैं खुद हैरान होया, रब दी मेहर सी। उदों मैं कांग्रेस ਵੱਲੋਂ खड़ा होया 45,000 ਤੇ जित गया। ये है ही कांग्रेसी। कोविड की तीसरी लहर के दौरान पाबंदियों में रहे दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली में लगाई गई कई पाबंदियों को हटा दिया गया है। हालांकि नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा जो रात 11 बजे से शुरू हुआ करेगा। दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और जिम सब खोल दिए गए हैं। सोमवार से सामान्य दिनों की तरह ही इसका संचालन किया जाने लगेगा। कोविड की पाबंदियों को अब बाय बाय करने का टाइम आ गया है।
दिल्ली सरकार के फैसले से अब दिल्ली वाले राहत की सांस ले रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, जिम, स्पा, ऑफिस सब सामान्य दिनों की तरह खोलने का ऐलान हो गया है। पिछले 2 सालों से बच्चों की पढ़ाई माँ बाप और स्कूल के लिए एक चुनौती बनी हुई थी। अब दिल्ली सरकार ने स्कूल खोले जाने का भी ऐलान कर दिया है। 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 7 तारीख से स्कूल जाना होगा। वहीं नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों की हाइब्रिड क्लास चलाई जाएंगी, जिसमें बच्चे ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास ले सकेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि स्कूल खुल जाएंगे, 7 तारीख से स्कूल खुलने शुरू हो जाएंगे। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 7 से खुल जाएंगे और नर्सरी से 8वीं के स्कूल 14 फरवरी से खुल जाएंगे। स्कूल में अभी हाइब्रिड क्लासेस ही रहेंगी, ऑनलाइन क्लास भी चलेगी और ऑफलाइन भी चलेगी, लेकिन कॉलेजेस मंडे से खुल जाएंगे और फिर अब उनको ऑफलाइन क्लासेस डिस्करेज करने के लिए कहा जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस वो केवल ऑफलाइन क्लासेस करें। स्कूल खुलने के ऐलान के बाद बच्चों के माँ बाप खुश हैं। हालांकि नियमों के मुताबिक पूरी तरह से वैक्सीनेटेड टीचर ही ऑफलाइन क्लास ले सकेंगे। बहुत ही अच्छा डिसीजन है, मैं बोलूंगी। जो बच्चे 2 साल से घर पे बैठे बैठे क्लासेस कर रहे थे, उन्हें आधी चीजें समझ में आती थी, आधी चीजें समझ में नहीं आती थी, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा हो गया है कि वो अपने एग्जाम्स के जस्ट पहले स्कूल्स जाकर के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं और कहीं ना कहीं वो बैक जा रहे थे, ग्रो नहीं कर पा रहे थे। तो वाकई में एज ए पेरेंट्स मैं जरूर चाहूंगी, क्योंकि मेरा एक बेटा है 6th क्लास में और एक बेटी है 10th क्लास में, तो जहां तक मैं ऑनलाइन स्टडी को देख रही हूं तो वो तरीके से नहीं कर पा रहे। काफी सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, वो ट्यूशनों पर डिपेंड है। कोरोना के कम होते मामलों के बाद दिल्ली के जिम संचालक भी जिम खोले जाने की अपील कर रहे थे। इसे खोले जाने का ऐलान भी आज किया गया। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए आखिरकार लंबे वक्त से बंद पड़े हुए जिम और फिटनेस सेंटर्स को एक बार फिर से दिल्ली में खोलने की इजाजत जो है वो DDMA की तरफ से मिल गई है। 28 दिसंबर के आसपास जो है वो पूरी तरीके से जिम्स को बंद कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से DDMA की जो बैठक हुई है उसमें ये फैसला लिया गया कि जिम्स को खोला जाए। लगभग 5 लाख परिवार जो है उनके बारे में सोचा जो जिम के ऊपर डिपेंडेंट है, और अब हमारी सरकार से बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जिम्स को येलो जोन में ना रखें, जिम्स को आप आगे मूव करिए ताकि जिम्स को बंद ना किया जाए, क्योंकि वैसे ही बहुत ज्यादा जिम पे पहले भी इम्पैक्ट आ चुका है। दिल्ली सरकार ने DDMA की सलाह पर ही कोविड पाबंदियों में ढील देने का कदम उठाया है। हालांकि नाइट कर्फ्यू हटाने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। फिर भी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू 11 बजे से लगेगा और रेस्टोरेंट भी अब 11 बजे तक खोले जा सकेंगे। दिल्ली से सुशांत मेहरा, आज तक। कोरोना काल में भारत के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का जमकर इम्तिहान हुआ है। इसके बाद उम्मीद थी कि इस बार बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार बजट में जोरदार इजाफा करेगी, लेकिन बजट में हेल्थ सेक्टर में GDP के योगदान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की गई। The strengthening of health infrastructure, speedy implementation of the vaccination program, and the nationwide resilient response to the current wave of the pandemic are evident for all. कोरोना काल में सेहत सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। यही वजह है कि इस दौरान लोगों ने अपनी सेहत और सरकार ने देश के हेल्थ केयर सेक्टर की सेहत दुरुस्त रखने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। इस बार के बजट में भी हेल्थ सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए गए और स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को भी बढ़ाया गया, लेकिन इसके बावजूद देश में स्वास्थ्य के हालातों के मद्देनजर ये रकम काफी कम है। लेकिन अभी भी भारत को एक लंबा रास्ता तय करना है और इसका एक ही समाधान है कि कुछ डेवलप्ड कंट्रीज की तरह हम भी स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में पब्लिक एक्सपेंसेस यानी सार्वजनिक खर्च को बढ़ाएं। इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को वेल टारगेटेड अकाउंट में इन्वेस्ट करना होगा जो आगे चलकर पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को सबल बना सके। इसके लिए मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जैसी सुविधाओं के विस्तार को भी इंक्लूड करना चाहिए था और साथ ही मेडिकल इक्विपमेंट पर टैक्स रिबेट देकर हम हेल्थ और डायग्नोस्टिक सर्विसेज को अफोर्डेबल बना सकते हैं। इसके अलावा R&D को भी एनकरेज करना होगा जिसका डायरेक्टली कोई जिक्र नहीं था बजट में। दरअसल स्वास्थ्य खर्च के मामले में भारत अपने पड़ोसी मुल्कों से काफी पीछे है। भारत में हेल्थ एक्सपेंडिचर पर GDP का
1% खर्च किया जाता है, जबकि पाकिस्तान में भी हेल्थ एक्सपेंडिचर पर जीडीपी का 1.1% खर्च होता है। वहीं चीन में जीडीपी का 3%, बांग्लादेश में 0.5%, इंडोनेशिया में 1.4%, फिलीपींस में 1.7%, विकसित देशों में ब्रिटेन में 8.1% और अमेरिका में जीडीपी का 8.5% हेल्थ पर खर्च किया जाता है। जानकारों का मानना है कि भारत में भी स्वास्थ्य पर जीडीपी के 3% के बराबर खर्च किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य पर जेब के बाहर से होने वाले खर्च के मामले में भी भारत दुनिया के कई देशों से काफी पीछे है। इस मामले में भारत में 62.7% रकम जेब के बाहर से खर्च होती है, जबकि पाकिस्तान में 56.2%, बांग्लादेश में 73.9%, चीन में 35.8%, इंडोनेशिया में 34.9%, फिलीपींस में 53.9%, ब्रिटेन में 16.7% और अमेरिका में महज 10.8% रकम ही जेब के बाहर से खर्च करनी पड़ती है। यानी भारत में इलाज का खर्च काफी ज्यादा है, जिसे कम करने की सख्त जरूरत है। इसके लिए उपकरणों, दवाओं के खर्च को भी इंसेंटिव्स वगैरह देकर घटाया जाना चाहिए। अब देखना यही है कि बजट में जिन मौकों को सरकार चूक गई, उन्हें निजी निवेश को बढ़ावा देकर या दूसरे रास्तों से कैसे सरकार बढ़ावा देगी। आज तक ब्यूरो।